हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। और अभी भी यही बोल रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। बिकॉज क्या है ना कि अब आप हर तरह की बुक्स नहीं प्रेफर कर सकते, हर चीज़ नहीं खरीद सकते, राइट। मैं भी अगर लूँगी तो मान लो एक गाइड मैंने मंगवा लिया आपको पेपर करवाने के लिए, मैं हर एक गाइड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती पैसे, राइट। और अरिहंत से सवाल एज इट इज़ उठ के आए हैं बच्चों, इसीलिए मैंने सोचा था कि अरिहंत के जितने भी सवाल है ना, एक बार बायो के हो जाए, उसके बाद में सारे केमिस्ट्री के, उसके बाद में सारे फिजिक्स के मैं पक्का करवा दूंगी, क्योंकि लिटरली यहाँ से सवाल आए एज इट इज़। और कोई सी भी गाइड ले लो, आपके कम से कम 80% तो सवाल उसमें से मिलते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है, आपको सवाल देखने हैं। मैंने आज से पहले किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया था कि ये क्वेश्चंस कहाँ से करवाए जा रहे हैं, राइट। बट अब इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कुछ कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मैम इन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। अरे कुछ नहीं होने वाला तो मत देखो, आपको ज़रूरी थोड़ी है देखना। बट जिनको हेल्पफुल लग रही है प्लीज़ कंटिन्यू करो। आपको इनसे कितने सवाल देखने को मिलेंगे ये आपको मैं यहीं आके वीडियोज़ पर टिक करके बता दूंगी कि आपके पेपर में ये सवाल भी आया था और ये सवाल भी आया था, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा। और मैंने हमेशा बोला है सेलेक्टेड पढ़ो। अब एक बच्ची बोल रही है कि मैम सेलेक्टेड क्या है वो भी बता दो, तो बच्चा इतनी बार बताया है कि जो आपकी सिलेबस में टॉपिक है ओनली उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करनी है, उसके आगे पीछे का नहीं पढ़ना। दूसरी चीज़ ये कि उतना करने के बाद में आपको सिर्फ सवाल करने अपने गाइड के, और अगर उतना हो जाए उसके बाद में आपको टाइम मिले तब आप कोई स्टैंडर्ड गाइड स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे। अभी डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट लेके बैठ जाओगे, कोई लेना देना नहीं उस चीज़ का। टाइम बहुत कम है, टाइम का मैनेजमेंट करो बच्चों, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी। बाकी इस ऐसा नहीं है कि इनके बाद कोई सवाल नहीं आएगा, ऑब्वियस है। यहाँ से पेपर के सवाल ख़त्म होने के बाद मतलब इस बुक के सवाल मैं फिंगरप्रिंट से ही सवाल करवाने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बट एक बार के लिए गाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गाइड है वो लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम के हिसाब से बनाई गई है। और जो फिंगरप्रिंट्स आती है आपको भी पता है वो नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो सवालों का लेवल आप समझ सकते हो। तो अगर आप इनको नहीं कर सकते तो उनको तो क्या ही करोगे। तो बेटर है शांति से चुपचाप पढ़ लो जितना पढ़ाया जा रहा है ना, तो बस। और नहीं देखना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि सीरियसली इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है। तो सामान्य शीत न्यूमोनिया से निम्नलिखित में से एक सेकेंड, ये तो बताना भूलेगी कि कौन से टॉपिक के सवाल है। तो देखो मैंने जूलॉजी के मोस्टली काफ़ी टॉपिक के सवाल करवा दिए, ओनली मानव रोग और वो जो जैव विकास वगैरह है ओनली इन्हीं के ही सवाल, आर्थिक महत्व इनके सवाल बच्चे, बाकी का अनुवांशिकी का टॉपिक तो मैंने सोचा एक बार के लिए सारे करवा दूँ। उसके बाद में हम लोग चलेंगे बॉटनी के तरफ, ठीक है। और बॉटनी के सवाल करवाने के बाद में डायरेक्ट केमिस्ट्री के, क्योंकि सब बच्चा पैरेलल नहीं चल पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया। मैं केमिस्ट्री की 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती, तो बेटर है। आपने देखा होगा अभी हाइड्रोकार्बन के सवाल भी अधूरे हैं। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात जो आपको बतानी थी, है ना। अब सवाल करते हैं फटाफट बिना किसी बकवास के, ठीक है। आपके लिए तो ये बकवास ही होगी ना कि मैम तो डेली बोलते हैं ना, क्या क्या करेंगे मैम की बातें सुन के। बच्चा सुन लो, काम आएंगी, ठीक है। ऐसी कुछ भी नहीं बोलती मैम। और बाकी बायोलॉजी डोल से तो आपका कोई लेना देना है नहीं, राइट। अब एक काम करूँगी, सेलेक्टेड टॉपिक क्या है क्या नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस क्या किए करेंगे डेली की डेली, ठीक है। बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम और मिल जाने दो मेरे को, उसके बाद। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य शीत न्यूमोनिया न्यूमोनिया से निम्नलिखित में भिन्न है। तो जो सामान्य शीत न्यूमोनिया है, आपको भी पता है न्यूमोनिया क्या है, एक तरह की बीमारी ही है ना। तो ये किस वक्त की मतलब कैसे भिन्न है। तो न्यूमोनिया एक संक्रामक रोग है, जबकि सामान्यतः, एक सेकेंड रुकना है ना, आपको सवाल में ये चीज़ दे रखी है कि जो सामान्य शीत है वो न्यूमोनिया से किस तरह से भिन्न है। तो देखो न्यूमोनिया एक फीवर है, आपको पता है, आपको बुखार होता है तो नहीं, किसी को ये रोग ना हो। आज मैं आप लोगों के कोई एग्जाम्पल नहीं लेने वाली, आप बच गए हो, ठीक है। तो न्यूमोनिया जो है वो सामान्य शीत से किस तरह से रिलेट है, आपसे ये पूछा है, मतलब किस तरह से भिन्न है। तो न्यूमोनिया एक संक्रामक रोग है, जबकि सामान्य शीत पोषण की मतलब पोषण की अतः से उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमोनिया को जीवित शीर्ण जीवाणु भी टीके द्वारा रोका जा सकता है, जबकि सामान्य शीत के लिए कोई प्रभावी टीका नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो न्यूमोनिया का रोगाणु है वो कुपिकाओं को संक्रमित करता है, मतलब एलेवेओली को, एलेवोली भी बोल सकते हो। बाकी कुपिकाएं आपको पता है, मैंने आपको वैसे श्वसन तंत्र इसी चैनल पे करवा रखा है, उसके अंदर डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया था। एंड में जाके जब ये
श्वसनिकाएं जो बदलती है ना लास्ट में, एंड में, जब वो कोशिकाओं में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये कैसा फेफड़ा है, तो भाई साहब ये थोड़ा ढंग का फेफड़ा था, ये यहाँ आते आते खराब हो गया, ठीक है। न्यूमोनिया का जो रोगाणु है वो कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जबकि सामान्य शीत जो है वो फेफड़ों को नहीं बल्कि नासिका एवं श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है। पता चल गया, जो न्यूमोनिया का रोगाणु वो डायरेक्ट कोशिकाओं को अटैक करता है, और जो सामान्य शीत है वो ओनली नासिका और श्वसन मार्ग को ही प्रभावित कर पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे, चलो बताओ जल्दी। लंदन में, जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो ध्यान रखना जिनेवा के अंदर है। किस देश में सबसे पहले एड्स का पता लगाया था, तो एड्स बीमारी का सबसे पहले कहाँ पता लगा था, तो ध्यान रखना अमेरिका में 1981 के अंदर। कैंसर के कारकों को कहते हैं, तो कैंसर के कारकों को मेलिग्नेंसी, ट्यूमर या फिर कार्सिनोजेंस या विभ्रमक। तो ध्यान रखना कार्सिनोजेंस बोला जाता है कैंसर के कारकों को। एड्स का फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म, और ये उत्पन्न होता है, तो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, ह्यूमन टी कोशिका ल्यूकेमिया विषाणु द्वारा, ठीक है। सबसे पहली नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए की गई थी, तो जो नैदानिक जीन चिकित्सा है उसका यूज़ सबसे पहले कौन सी बीमारी के यूज़ के लिए किया गया था, मधुमेह, छोटी माता, रूमेटी गठिया या एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता। ध्यान रखना एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता के लिए सर्वप्रथम नैदानिक जीन चिकित्सा का यूज़ किया गया था। अभी मैंने आपको बोला था कि एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये लोग पूछ भी ली, बताओ चलो अभी बताया था ना, ध्यान रखना इसका। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डिप्थीरिया रोग पर संबंधित है। तो जो डिप्थीरिया रोग है वो किससे संबंधित है, रुधिर से, फेफड़ों से, यकृत से या फिर गले से। तो ध्यान रखना डिप्थीरिया रोग गले से संबंधित है। एड्स उत्पन्न होता है कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, हेलमिंथ द्वारा, जीवाणु द्वारा। तो जो एड्स है वो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा उचित समूह है, तो बालू मक्खी, प्लेग गलत, जू टाइफाइड, ग्रे मक्खी, पीत जो है, क्यूलेक्स जो होता है उससे फाइलेरियोसिस रोग होता है, ये करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। सही जोड़े को चुने, तो जियार्डिया से पेचिस होता है या नहीं होता, बताओ फटाफट। ऑब्वियस से होता है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन बताओ आप। जब अपराधियों को समन कारक औषधियाँ दी जाती है तो वे सत्य बोलने लगते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा की गई उन्हें दर्द निवारक के रूप में प्राइम मॉर्फिन दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, शल्य चिकित्सा के टाइम पे दर्द निवारक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना मॉर्फिन का, ठीक है। ये राइट कर ऑप्शन है। दक्षिण अफ्रीका में दात्र कोशिका अरक्ता बहुत होता है, इस रोग का कारण क्या है, तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है दात्र कोशिका अरक्ता रोग कहाँ होता है मोस्टली, तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों में देखा गया है, और ये होता है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो पी लिम्फोसाइट के कारण होती है, या एल लिम्फोसाइट के कारण, या बी लिम्फोसाइट के कारण, या टी लिम्फोसाइट के कारण। ध्यान रखना बी लिम्फोसाइट के कारण। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एड्स से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। रोगकारी HIV रेट्रोवायरस सहायक टी लिम्फोसाइट्स में प्रवेश कर जाता है तथा उनकी संख्या को घटा देता है, इसी वजह से एड्स होता है, राइट। कैंसर का संबंध होता है, तो कैंसर का संबंध किससे है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर से, ऊतकों की अनियमित वृद्धि से। तो ध्यान रखना, आपको पता है ना कैंसर की गांठें जो है फटाफट वृद्धि करती है, तो ऊतकों की अनियमित वृद्धि की वजह से। ऑर्थोपेडिक शल्य चिकित्सा वह है, तो ऑर्थोपेडिक शल्य चिकित्सा क्या होता है, तो ध्यान रखना ये अस्थि की शल्य चिकित्सा करता है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाओं का लक्षण नहीं है, तो ये पोषक पदार्थ हेतु सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती है, ये केवल निर्माण वाले भाग तक ही सीमित रहती है, ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है, ये संपर्क संदमन प्रदर्शित करती है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो कैंसर कोशिकाओं का जो लक्षण है वो ये नहीं है, बाकी ये तीनों लक्षण हैं। तो आपको मेनली कैंसर कोशिकाओं के लक्षण जानने को मिल रहा है इस सवाल से, बोलो थैंक यू इस सवाल को। और फटाफट ध्यान रखना कि कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वो पोषक पदार्थों हेतु सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती हैं, ये केवल निर्माण वाले भाग तक ही सीमित नहीं रहती और ये अनियमित रूप से विभाजित होती रहती है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमिंथिक जन्य रोग है। मतलब आपको भी पता है वायरस वाले रोग अलग होते हैं, है ना, उसके बाद में बैक्टीरिया वाले रोग अलग होते हैं। वैसे ही हेलमिंथिस के द्वारा जो रोग जनरेट होता है वो कौन सा, आपसे ये पूछा गया है। तो फाइलेरियसिस, फ्लोरिएसिस, फाइलेटिस या फिर डिप्थीरिया। तो अब किसी को धुंधला धुंधला याद होगा ना तो भी काम नहीं चलेगा। फै से आने वाले 3 नाम आ गए, तो ध्यान रखना, फाइलेरियसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो फ्लो आपको घुमाने के लिए देखो कितना मिलता जुलता ऑप्शन बनाया है, बट नहीं, आपका ऑप्शन ए के साथ ही जाना है। विडाल परीक्षण का प्रयोग होता है संभावना के लिए। तो विडाल जो टेस्ट है वो कब किया जाता है। तो पीत ज्वर की टेस्ट के लिए, टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, हैजा के लिए। तो ध्यान रखना टाइफाइड के लिए। रुधिर कैंसर की निम्नलिखित नाम से पुकारा जाता है। तो जो रुधिर कैंसर है उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो ध्यान रखना इसके अंदर थ्रोम्बोसिस, रुधिर स्राव, हीमोलिसिस या ल्यूकीमिया। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो रुधिर कैंसर है उसको ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में दाद नामक रोग उत्पन्न होता है। तो जो मनुष्य में दाद नामक रोग है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है। दाद पता है ना, दाद, खाद, खुजली। तो जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, निमेटोड द्वारा, विषाणु द्वारा। तो वो होता है कवक द्वारा। एक प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी होता है स्तनी के लाल रुधिर राणुओं का स्रावण, रुधिर का घटक, एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है, और श्वेत रुधिराणु जो जीवाणुओं में घुसते हैं। तो आपको पता होगा जो एक प्रतिरक्षी होता है वो क्या होता है। तो एक प्रकार का अणु होता है जो एक विशेष प्रतिजन मतलब एंटीजन को ही निष्क्रिय बनाता है, ठीक है। दमा एक श्वसन संबंधी रोग है जो उत्पन्न होता है। तो जो दमा की बीमारी है आपको भी पता है, जब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है उनको दमा की बीमारी होती है मोस्टली। तो वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो ब्रैंकियल पेशियों के स्पाज्म के कारण, ठीक है, ब्रैंकियल पेशियों की स्पाज्म के कारण दमा होता है। काला आजार उत्पन्न होता है। तो काला आजार उत्पन्न क्यों होता है। ट्रिपेनोसोमा द्वारा, विषाणु द्वारा, लिस्मानिया द्वारा या जियार्डिया द्वारा। तो ध्यान रखना लिस्मानिया द्वारा। मैंने आपको पहले भी बोला है, ऐसे ही कोई वीडियो देख रहा है ना तो मैं सच्ची बहुत मारूंगी, ठीक है। एक काम करना, जैसे यहाँ पे काला आजार लिख दिया आपने, है ना, काला आजार ऑब्वियस रोग का नाम है। तो इसके बाद में यहाँ पे लिस्मानिया लिखोगे। ऐसे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एक पेपर लेके बैठा करो, मुश्किल से आधे पेपर में आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लोगे, और लास्ट में इन्हीं का रिवाइज करना तो मस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिक्सचर की खोज के साथ किसका संबंध रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंगूर की मृद रोमिल आसिता से, ठीक है। रोगों एवं प्रतिरक्षीकरण के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट है बी और टी लिम्फोसाइट्स। कौन सी छूत की बीमारी आपको पता है, वो जो बीमारियां छूने से फैलती है वो छूत की बीमारियां कहलाती हैं। तो क्वासियोरकर, मलेरिया, तपेदिक या डायबिटीज़। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तपेदिक। निम्न में से कौन सा रुधिर का रोग प्रकृति में आनुवांशिक होता है। तो ग्लेक्टोसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया या पर्नीसियस एनीमिया। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थैलेसीमिया, ठीक है। पोलियो होता है। तो पोलियो किसकी वजह से होता है। तो पोलियो एक रज्जुक वाले आरएनए युक्त विषाणु द्वारा, एक जीवाणु भोजी द्वारा, दोहरे रज्जुक वाले डीएनए युक्त विषाणु द्वारा, ये एक रज्जुक वाले डीएनए युक्त विषाणु द्वारा। तो ध्यान रखना एक रज्जुक वाले आरएनए युक्त विषाणु के द्वारा, ठीक है। किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है। तो मतलब ये 4 आपको रोग दे रखे हैं, इसमें से सबसे छोटा विषाणु किसका होता है। तो ध्यान रखना पोलियोमाइलिटिस का, ठीक है। HIV संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति एड्स के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो HIV संक्रमण इस हद तक बढ़ जाता है कि उस टाइम पे एड्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। वो कौन सी स्टेज है। तो वो स्टेज होती है किसी संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क के 15 दिन के भीतर, ठीक है। मतलब लैंगिक संपर्क के दौरान जब 15 दिन हो जाते हैं तो 15 दिन के बाद में आपको एड्स के एड्स के रोगियों में एड्स के लक्षण देखने को मिलेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए आवश्यक प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कम्प्लीमेंट की कमी के कारण लंबे स्कंदन काला का रोग होता है। तो किसकी कमी के कारण पूछा है। तो 33 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोफीलिया, ठीक है। कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए आवश्यक प्लाज्मा कौन सी है। पहले तो यही सवाल बन जाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन
है ना, कम्प्लीमेंट की इसकी कम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण जो लंबे स्कंदन काल का रोग होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना हीमोफीलिया। भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से, आई थिंक हीमोफीलिया के अंदर आपका ब्लड जो है वो जमता नहीं है, तो अगर किसी को चोट वगैरह लगती है तो ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से उत्पन्न रोग कहलाता है, तो भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाता है वो होता है पीलिया। कॉर्निया की थोड़ी सी ओपेसिटी को कहते हैं, तो कॉर्निया की थोड़ी सी ओपेसिटी क्या कहलाती है, तो मैस्टाइटिस कहलाती है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये पेपर आपका ख़त्म हो गया यहीं पे। अब पेपर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले जस्ट राजस्थान जीके वाली पेपर की क्लास हुई थी, क्या कहते हैं, अपलोड की थी और रिकॉर्ड की थी। ठीक है, तो पेपर निकल गया मुझसे, बट आपको तो पता है नहीं, आपके MCQ सीरीज़ है, बट आपको ही पता होना चाहिए, मैम चाहे कुछ भी बोले, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी बायोलॉजी के सवाल वाकई में इंपॉर्टेंट है। देखो ओनली 15 मिनट्स में मैंने आपको 35 सवाल करवा दिए। प्लीज़ इनका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, बाय बाय।